नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। न्यूज 18 ने सबसे पहले बताया था कि पुलिस वालों में से कोई तो है जिसने विकास दुबे के लिए मुखबिरी की, जिसने वर्दी में होते हुए भी पुलिस वालों का साथ नहीं दिया। शुरू में चौबेपुर थाना अध्यक्ष विनय तिवारी का नाम आया, फिर चौकी इंचार्ज के शर्मा की साजिश का खुलासा हुआ। इसी बीच यह भी खबर आई कि विकास दुबे ने पहले ही पुलिस वालों से कह दिया था कि खून खराबा हो जाएगा, लेकिन ना तो के शर्मा ने यह बात किसी को बताई और ना ही थाना अध्यक्ष विनय तिवारी ने। आखिर हत्याकांड से पहले विकास दुबे और पुलिस वालों के बीच क्या बात हुई थी, देखिए। वर्दी में धोखेबाज, क्या जानबूझकर पुलिस वालों को मौत के मुंह में धकेल दिया? चेतावनी के बाद भी विकास दुबे के मंसूबे के बारे में विनय तिवारी ने क्यों नहीं बताया? विकास दुबे ने धमकी दी थी कि पुलिस आएगी तो सबक सिखा देंगे, इस बार आर पार होगा, लेकिन विनय तिवारी ने खामोशी ओढ़ ली और पुलिस की कार्रवाई की जानकारी विकास दुबे को दे दी। हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक के शर्मा ने ही विकास दुबे को बता दिया था कि तुम्हारे घर दबिश आने वाली है, तुम भाग जाओ। के शर्मा बीट इंचार्ज थे, लेकिन मौके पर नहीं गए। सीओ देवेंद्र मिश्र विकास दुबे के घर पहुंच गए, लेकिन के शर्मा छिप गए। के शर्मा का ही ये मामला था, लेकिन के शर्मा खुद दबिश में शामिल नहीं हुए थे। के शर्मा उस रात दबिश में नहीं गए थे। ये बड़ा खुलासा न्यूज 18 कर रहा है। और उसके बाद रात को 12:11 पर चौबेपुर थाने के एक सिपाही राजीव चौधरी के पास कई बार फोन करता है विकास दुबे। राजीव चौधरी ने करीब 5-6 फोन कॉल्स उसकी नहीं उठाई, लेकिन जब पलट के राजीव फोन करता है तो विकास अपने मंसूबों के बारे में राजीव को बता देता है कि अगर छापेमारी से पहले विकास दुबे ने चौबेपुर थाने के सिपाही राजीव से क्या कहा, क्या उसने जो धमकी दी उसकी जानकारी राजीव ने किसी को दी? इस सवाल का जवाब सभी जानना चाहते हैं। न्यूज 18 की पड़ताल में ये बात सामने आई है कि 2 जुलाई को विकास दुबे के खिलाफ चौबेपुर थाने में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ। मामले की जांच की जिम्मेदारी दरोगा के शर्मा को दी गई और फिर तय हुआ कि रात में विकास दुबे के घर पर पुलिस दबिश देगी। इधर पुलिस दबिश देने की तैयारी कर रही थी तो उधर जांच अधिकारी के शर्मा ने विकास दुबे को उसकी जानकारी दे दी। रात 12 बजे से पहले कई बार विकास ने चौबेपुर थाने के सिपाही राजीव को फोन किया, लेकिन राजीव ने कॉल रिसीव नहीं की। लेकिन 11 मिनट बाद रात 12:11 पर सिपाही राजीव ने पलटकर विकास को फोन किया। राजीव ने विकास से फोन करने की वजह पूछी। इसके बाद विकास ने कहा कि उसे पता है कि पुलिस उसके घर दबिश देगी। विकास ने राजीव को चेतावनी दी और कहा कि अगर पुलिस दबिश देगी तो अंजाम बुरा होगा। आज पुलिस को देख लेंगे, खून की नदियां बहेंगी। इसके बाद सिपाही राजीव ने तुरंत इस बात की जानकारी एसओ विनय तिवारी को दी, लेकिन विनय तिवारी ने ये बात किसी को नहीं बताई, बड़े खतरे से किसी को आगाह नहीं किया और थाना अध्यक्ष विनय तिवारी ने पूरी टीम को मौत के मुंह में जाने दिया। राजीव चौधरी ने ये जानकारी तत्कालीन एसओ विनय तिवारी को दे दी कि साहब आज दबिश पे जाना है तो पूरी तैयारी के साथ जाना होगा, या आज दबिश टाली जाए, हम लोग कल दिन में जाएंगे घेरेबंदी करके उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन विनय तिवारी ने राजीव के इस सजेशन को ना ही अपने सीनियर अधिकारी को बताया और ना ही इस सजेशन को गंभीरता से लिया। चूंकि दरोगा के शर्मा को भी मालूम था कि वहां खूनी खेल होने वाला है, इसलिए जांच अधिकारी होने के बावजूद भी के शर्मा मौके पर विकास दुबे के घर पर छापेमारी करने नहीं गया। के शर्मा ने धोखेबाजी नहीं की होती, विनय तिवारी ने अगर बता दिया होता तो शायद पुलिस ज्यादा तैयारी के साथ पीएसी लेकर दबिश पर जाती। इसीलिए विनय तिवारी और के शर्मा को आपराधिक साजिश की धाराओं में गिरफ्तार किया गया। विकास दुबे के पास भागने का समय नहीं था, लिहाजा उसने जेसीबी रास्ते में खड़ी कर दी और अपने शूटर्स को हुक्म दे दिया कि पुलिस जैसे ही आती है तुरंत फायरिंग शुरू कर दी जाए। और उसके एक आदेश पर ही अमर दुबे समेत उसके शूटर्स ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी और उसके बाद जो हुआ वो अब इतिहास बन चुका है। खाकी वाले ही अगर धोखा नहीं दिए होते तो ये वारदात नहीं होती और हमारे सिपाही आज भी जिंदा होते। न्यूज 18 के लिए कानपुर से अमित गंजू के साथ लखनऊ से ऋषभमणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। कहते हैं कि स्वर्ग और नर्क कहीं नहीं होता, अपने कर्मों का फल यही भुगतना पड़ता है और यही हो रहा है विकास दुबे के साथ।
जान बचाने के लिए भागना पड़ रहा है। चंद रोज पहले तक जो खुद किसी शहंशाह से कम नहीं था, उसे छिपने के लिए किसी होटल में कमरा तक नहीं मिल रहा है। पर चाय की तरह साथ चलने वाले गुर्गे भी नहीं रहे और ना ही वो अब सल्तनत रही जिसे उसने खुद बनाया था। अब सिर्फ भागने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन सवाल है कि आखिर कब तक भागेगा और कहां तक। कानपुर की घटना में जो लोग भी शामिल हैं उनके विरुद्ध पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। हम लोग अपने साथियों की शहादत को वेस्ट नहीं जाने देंगे। 12:30 से 1 के बीच में यहाँ आया था। उसमें मैंने उनसे आईडी मांगी, उन्होंने अपना पैन कार्ड दिखाया अंकुर नाम का, जिसमें ना एड्रेस था ना फोटो थी। गुनाहों के विकास का सर्वनाश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, हरियाणा और नेपाल कानपुर कांड के मास्टरमाइंड विकास का सुराग पाने के लिए पुलिस करीब 1 हफ्ते से इन जगहों के चप्पे चप्पे को तलाश रही थी और उसका पहला सुराग मिला दिल्ली से सटे फरीदाबाद में। और यहीं से कानपुर कांड के बाद विकास की पहली तस्वीर सामने आई। विकास की ये तस्वीर उस गेस्ट हाउस के सीसीटीवी में कैद हुई जहां विकास एक कमरा लेने पहुंचा था। गेस्ट हाउस के मालिक के मुताबिक विकास के साथ उसके 2 साथी भी थे, लेकिन उनके पास आईडी कार्ड नहीं था, इसीलिए उन्हें कमरा नहीं दिया गया, जिसके बाद वो गेस्ट हाउस में चले गए। वो 12:30 से 1 के बीच में यहाँ आया था। उसमें मैंने उनसे आईडी मांगी, उन्होंने अपना पैन कार्ड दिखाया अंकुर नाम का, जिसमें ना एड्रेस था ना फोटो थी। मैंने उनसे कोई दूसरी आईडी दे दो आप अपनी मुझे, उन्होंने कोई मुझे आधार कार्ड दिया ना कोई डीएल दिखाया। फिर उसके बाद उन्होंने कोई बात नहीं करी, फिर नीचे चले गई वापसी। वापसी चले गए। उसके बाद क्या आपने पुलिस को जानकारी दी थी, फरीदाबाद पुलिस के इस बारे में? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। कितने लोग थे उनके साथ विकास? 2 जने थे वो। 2 लोग थे उनके साथ। अच्छा, इसके बाद ये बताइए कि पुलिस कब आपके यहाँ पहुंची? पुलिस 3:30 से 4 बजे के आसपास। गेस्ट हाउस के मालिक का ये जरूर कहना है कि विकास को उसने कमरा नहीं दिया। हालांकि सूत्रों की माने तो विकास गेस्ट हाउस में एक रात अपने भतीजे प्रभात के साथ रुका था। अब सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन, इसका फैसला पुलिस को करना है। इस वक्त मैं मौजूद हूं फरीदाबाद के बड़कल चौक के गेस्ट हाउस में। ये वही गेस्ट हाउस है, आप देख सकते हैं, श्री सासाराम गेस्ट हाउस। और इसी गेस्ट हाउस में बताया जा रहा है कि विकास दुबे वाले कद काठी का एक शख्स अपने सहयोगी के साथ यहीं पर रुका हुआ था, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे थे। एक रात तक वो यहाँ पर रुका हुआ था और इसी जीने से होते हुए विकास दुबे जो है वो इस गेस्ट हाउस में गया था जब यूपी एसटीएफ उसको तमाम जगहों पर तलाश रही थी, ढूंढ रही थी। उस वक्त बताया जा रहा है कि वो दिल्ली एनसीआर में विकास दुबे रुका हुआ था और इसी गेस्ट हाउस से होते हुए, इसी जीने से होते हुए, इसी स्टेयर्स से होते हुए वो गेस्ट हाउस में गया था। लेकिन फिलहाल जो रूमी हैं, जो इस गेस्ट हाउस के मालिक हैं, उनका कहना है कि विकास दुबे यहां पहुंचा था, लेकिन वो 3 मिनट तक ही यहां पर रिसेप्शन पर खड़ा रहा। विकास बिना गाड़ी के एक बैग लेकर मंगलवार को पूरे दिन फरीदाबाद की सड़कों पर शायद भटकता रहा, क्योंकि गेस्ट हाउस के बाद उसकी एक और सीसीटीवी में तस्वीर कैद हुई। ये तस्वीरें एक रेस्टोरेंट के सीसीटीवी की हैं, जिसमें विकास सड़क पर अकेला खड़ा नजर आ रहा है। सड़क पर एक बैग लेकर खड़ा ये शख्स विकास ही है और ये तस्वीर भी फरीदाबाद की है। यहाँ विकास कुछ देर सड़क पर खड़ा रहता है और फिर एक ऑटो में बैठकर चला जाता है। 3:30 या 4 बजे करीब पुलिस आई थी। ये वीडियो कैमरा की फुटेज दे दी थी वीडियो। उसमें एक आदमी था जो रोड से ऑटो ले रहा था। अच्छा। उन्होंने देखा वो वीडियो, कहा ये हो सकता है विकास दुबे। फरीदाबाद में विकास की हलचल को देखने के बाद गुरुग्राम और पूरे एनसीआर में पुलिस चौकन्नी हो गई। सीसीटीवी की तस्वीरों से साफ हो गया कि पुलिस से लुका छिपी कर रहे विकास ने फरीदाबाद में अपना अड्डा बना रखा था और उसका यहां कोई मददगार भी है। पुलिस को उस मददगार का भी सुराग मिल ही गया।
इस वक्त मैं मौजूद हूं फरीदाबाद के न्यू इंदिरा नगर कॉम्प्लेक्स में और यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां पर फरीदाबाद पुलिस लगातार यहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। घर के अंदर फरीदाबाद पुलिस मौजूद है, छत के ऊपर फरीदाबाद पुलिस मौजूद है और यहां पर देखिए ये जो घर है, ये जो मकान है, ये शांति मिश्रा है और मकान नंबर 38 है, सेक्टर 87 में होता है। आप देख सकते हैं फरीदाबाद पुलिस इस वक्त दरवाजा बंद कर दी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन लगातार यहां पर जारी है। न्यू इंदिरा नगर कॉम्प्लेक्स है ये और यहीं पर बताया जा रहा है कि विकास दुबे अपने सहयोगियों के साथ रह रहा था। फरीदाबाद में विकास का सुराग मिलते ही पुलिस न्यू इंदिरा कॉम्प्लेक्स के मकान नंबर 38 में दबे पांव पहुंची, लेकिन पुलिस के आते ही मकान की छत से गोलियां चलनी शुरू हो गई। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। बाद में पुलिस ने मकान से 3 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन विकास यहां भी हाथ नहीं आया। पुलिस को इस घर से 4 पिस्तौल मिली है, जिसमें 2 पिस्तौल उत्तर प्रदेश पुलिस की है, जिसे मुठभेड़ की रात लूटा गया था। इसके साथ ही मकान से 44 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। श्रवण कुमार मिश्रा और अंकुर सन ऑफ श्रवण कुमार और कार्तिक के। इन तीनों पे आरोप क्या है? क्या इनके पास से रिकवर क्या हुआ है? मिला क्या है? पिस्तौल मिले हैं। पिस्तौल कितनी पिस्तौल मिली है? 4 पिस्तौल मिली है। हाँ। तो सर क्या कानपुर पुलिस से लूटी हुई भी? हाँ, 2 कानपुर पुलिस से लूटी हुई और 2 अवैध हथियार है पिस्तौल। फरीदाबाद में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया वो विकास के काफी करीबी हैं। इनमें पहला नाम है अंकुर का, जो विकास का रिश्तेदार है, जबकि दूसरा शख्स है श्रवण, ये अंकुर का पिता है, और तीसरा शख्स है प्रभात, जो बिकरू गांव का रहने वाला है और विकास का करीबी। उसके 3 सहयोगी गिरफ्तार हुए हैं। अंकुर के पिता और प्रभात यहां से गिरफ्तार हुए हैं। विकास दुबे का रिश्तेदार ये बताया जा रहा था और इस वजह से देखिए यहां पर तस्वीरों में कि यहां पर लगातार इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। फरीदाबाद पुलिस यहां पर मौजूद है। यहां पर आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सर क्या कुछ जानकारी मिली है सर? अभी कुछ जानकारी नहीं दे रहे हैं, अभी देख रहे। सर कितने लोगों को गिरफ्तारी हुई है सर? 3। कानपुर कांड में विकास और उसके साथियों ने पुलिस के बहुत से हथियार लूटे थे, वो एक एक करके बरामद हो रहे हैं, लेकिन पुलिस को अब भी लूटी गई AK-47 राइफल बरामद नहीं हुई है। हमारी अब केवल 2 वेपन ऐसे हैं जो घटना में गायब हुई थी या लूटी गई थी, AK-47 और एक इंसास। उसके रिकवरी के प्रयास जारी हैं। 3 अन्य जो पिस्टल गायब थी, वो एक पिस्टल उसी दिन मुठभेड़ के तत्काल बाद एक जो बदमाश मारा गया था उससे प्राप्त हो गया था। 2 आज हमारे रिकवर हो गए। पुलिस से आंख मिचौली खेलने वाला विकास बेहद शातिर भी है। पुलिस से बचने के लिए उसने पुलिस को चकमा देने का भी तरीका तलाश लिया था। इसके लिए उसने मशहूर हिंदी फिल्म दृश्यम से एक आइडिया चुराया। फिल्म दृश्यम में जिस तरह सबूत मिटाने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल किया गया, विकास ने भी कुछ ऐसा ही किया। उसने अपना मोबाइल नेपाल भेज दिया। मोबाइल नेटवर्क को ट्रैक करके पुलिस ने नेपाल में विकास की तलाश तेज कर दी, लेकिन विकास पुलिस को चकमा देकर फरीदाबाद पहुंच गया। हिंदी फिल्म दृश्यम में ठीक ऐसा ही दिखाया गया है। विकास की काली करतूतों की परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, उससे जुड़ी हैरान करने वाली जानकारियां भी सामने आ रही हैं। मुठभेड़ की रात पुलिस के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बनी थी ये JCB मशीन, जिसे विकास ने अपने घर के रास्ते में ऐसे खड़ा कर दिया था कि पुलिस की गाड़ियां आगे ना आ सकें और पुलिस को गाड़ी से उतरना पड़े। इसी का फायदा उठाकर विकास ने पुलिस पर गोलीबारी की थी। न्यूज़ 18 ने खुदाई करने वाली मशीन के मालिक को तलाश लिया, जिसका कहना है कि विकास ने उससे जबरन रास्ता रुकवाया था। ड्राइवर का सुबह कॉल आया, उसने मुझको ये बताया कि वहाँ पे कोई वारदात हो चुकी है, वहाँ गोली चल गई, तो हम लोग वहाँ से भाग आए और JCB वहीं पे छोड़ आए हैं। फिर हमने ठीक कोई बात नहीं, फिर उसके बाद न्यूज में देखा तो मालूम हुआ कि JCB बेड़ा होके लगा दी गई वहाँ पे। फिर जब ड्राइवर उसको बुलाया हमने, तो ड्राइवर आया, उसने हमको बताया कि ये JCB उन्होंने जबरदस्ती लगवाई थी। कानपुर कांड की कड़ियां जोड़ी जाएं तो ये साबित हो जाता है कि विकास एक शातिर और खूंखार गैंगस्टर है। उसने बेहद चालाकी से अपनी बिसात बिछाई और फिर इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम देकर फरार भी हो गया। विकास के गांव के लोगों के मुताबिक वारदात करने के बाद विकास ने भागने की भी पूरी तैयारी कर ली थी। मालूम हुआ कि ये एक स्कॉर्पियो गाड़ी और एक और बड़ी गाड़ी से कैलई गांव से निकला रात 2 बजे। बड़ी तेजी से, वो बता रहे थे कि ब्रेकर बने हुए हैं बड़े, लेकिन गाड़ी 100 की स्पीड में निकल रही थी वहां।
8 पुलिस वालों को शहीद करने वाले विकास के एक एक साथी को पुलिस अब चुन चुनकर उसके अंजाम तक पहुंचा रही है और इसी के साथ विकास की काली दुनिया को जमींदोज करने की शुरुआत भी की जा चुकी है। पुलिस अब विकास की काली कमाई से बनाई गई दौलत की जांच भी कर रही है, जिसमें सबसे पहला नंबर उसके मकान का है। कानपुर में 2 जुलाई की रात जो हुआ वो कोई आम घटना नहीं थी। एक ऐसा एनकाउंटर जो पुलिस वालों का नरसंहार बन गया। एक ऐसी मुठभेड़ जहां अपराधी चंबल के डाकू की तरह तैयारी के साथ थे और पुलिस बिल्कुल लाचार थी और जिसकी कीमत 8 पुलिस वालों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। घटना में जो लोग भी शामिल हैं उनके विरुद्ध पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। जुर्म के विकास पर कैसे कसा शिकंजा। अपने साथियों की शहादत को वेस्ट नहीं जाने देंगे और जो भी कार्रवाई होगी वो विधिक होगी, जिसको जिन्होंने इस तरह की हिम्मत की है उनको हमेशा पछतावा होगा। कैसे खुली शिवली के डॉन की क्राइम डायरी। जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बनने की चाहत में विकास दुबे इतना आगे बढ़ गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वो अपनी मौत को न्योता दे रहा है। राजनीतिक दलों से कनेक्शन के बूते विकास ताकत के नशे में इस कदर चूर हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब मौत उसके सिर पर मंडराने लगी। अपने रसूख के दम पर पुलिस की गिरफ्त से बचते आए विकास दुबे को एहसास ही नहीं हुआ कि उसके पापों का घड़ा भर चुका है। तो 8 पुलिस वालों की मौत के बाद शिवली के डॉन को उसके किए की सजा देने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक एक कर विकास के गुर्गों पर शिकंजा कसना शुरू किया। पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स ने एक एक कर उसके ठिकानों पर छापा मारना शुरू किया। विकास के पाताल लोक की पड़ताल शुरू हुई। विकास की किले नुमा हवेली ढहा दी गई। उसके अड्डों से भारी मात्रा में हथियार और बमों का जखीरा बरामद किया जाने लगा। विकास दुबे ने कानपुर और उससे सटे इलाकों में दहशत का जो साम्राज्य खड़ा किया था, उसमें सबसे बड़ा किरदार अदा किया था अमर दुबे ने। वही अमर दुबे जिसे विकास का दाहिना हाथ कहा जाता था। वही अमर दुबे जिसे विकास का राजदार कहा जाता था। वही अमर दुबे जो विकास दुबे की गैंग का शार्प शूटर था। वही अमर दुबे जो 2 जुलाई की रात पुलिस वालों पर घात लगाकर हमला करने में शामिल था। लिहाजा हाथ में बंदूक लेकर शिवली के डॉन के साथ टशन दिखाने वाले अमर दुबे की पुलिस को शिद्दत से तलाश थी और ये तलाश खत्म हुई हमीरपुर में। उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ को अमर दुबे के हमीरपुर में छिपे होने की खबर लगी, जिसके बाद उसे घेर लिया गया और सरेंडर करने को कहा गया। लेकिन विकास का गुर्गा अमर दुबे एसटीएफ पर गोलियां चलाने लगा। स्पेशल टास्क फोर्स ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें अमर को गोली लग गई। जख्मी हो चुके अमर दुबे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अमर दुबे के पास से 32 बोर की सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद की गई। मौदहा की टीम और एसटीएफ की टीम द्वारा घेराबंदी की गई तो इस व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें कि हमारे एसएचओ मौदहा को गोली लगी और एक एसटीएफ के कांस्टेबल को गोली लगी। जो जवाबी कार्रवाई की गई उसमें ये व्यक्ति घायल हुआ। इसे यहाँ से हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल में इसे अभी कुछ देर पहले सूचना मिली है कि मृत घोषित कर दिया गया है। कानपुर के चौबेपुर थाने में अमर दुबे के खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज हैं।
उस पर पुलिस ने 50,000 का इनाम भी रखा हुआ था। तो अमर दुबे के बारे में जो जानकारियां हाथ लगी हैं, वो बेहद चौंकाने वाली हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बिकरू गांव में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद फरार दुर्दांत बदमाश विकास दुबे का भतीजा अमर ही शूटर का इंतजाम करता था। हर वारदात को अंजाम देने का जिम्मा अमर के ऊपर ही रहता था। वो राइफल लिए बदमाशों के साथ हमेशा विकास के साथ ही रहता था। तो घटना वाले दिन भी अमर दुबे विकास के घर पर अपने हथियार बंद गुर्गों के साथ मौजूद था। अमर के पिता संजीव दुबे गांव में खेती का काम करते हैं। घटना के बाद से ही संजीव भी परिवार समेत घर छोड़कर फरार हो गए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अमर दुबे के पिता को परिवार समेत गिरफ्तार कर लिया। यही नहीं, विकास दुबे के एक और गुर्गे को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया। 50,000 के इनामी बदमाश और विकास दुबे गैंग के सदस्य श्यामू वाजपेयी को चौबेपुर से गिरफ्तार किया गया। कानपुर के चौबेपुर थाने क्षेत्र का रहने वाला कुख्यात बदमाश विकास दुबे का गुर्गा श्यामू वाजपेयी, जिसके साथ पुलिस की आज सुबह मुठभेड़ हुई है। 6:10 पर पुलिस के अनुसार ये मुठभेड़ हुई है। 3 इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी आए थे जो जांच कर रहे थे, और उसके जांच के दौरान उन्होंने देखा कि एक युवक भाग रहा है। जब उसका पीछा किया तो पुलिस पर उस युवक ने आरोपी श्यामू। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश पुलिस से गद्दारी विकास से यारी में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। नमस्कार।